मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। दिल्ली विधानसभा चुनाव दिलचस्प दौर में पहुंच रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बाद जिस तरह से अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की एंट्री हो रही है, हालांकि राहुल गांधी सभाएं कर चुके हैं, यहां पर उन्होंने कई कार्यक्रम किए हैं, लेकिन आज उनकी दिल्ली में 2 सभाएं होने जा रही हैं और उससे पहले उन्होंने नई दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में जाकर वहां दर्शन किया, पूजा की। उसके बाद और कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से वहां आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर को थोड़ी एक तरीके से राहत मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार चल रहे हैं, उसमें मुद्दों की बात अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रही है और राहुल गांधी की ओर से हो रही है। तो आज राहुल गांधी की 2 सभाएं हैं दिल्ली में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी ये बड़ी और महत्वपूर्ण सभाएं हैं। उसको लेकर अब किस तरह से ये राजनीति किस तरफ जा रही है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नैरेटिव को जिस तरह से बदला है, आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर निकालकर उसे जिस तरह से मुद्दों की ओर कन्वर्ट किया है, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। और इसकी पृष्ठभूमि एक दिन पहले तभी तैयार हो गई जब इंदौर के महू में, मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। वहां पर उनके जो प्रेरणा स्थल है वहां गए। उसके बाद आज फिर जिस तरह से वाल्मीकि मंदिर जाकर उन्होंने अपने इस अभियान की शुरुआत की है, वो अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से आम लोगों के, दलितों के और पिछड़ों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जा रही है। और यही नहीं, उसने अपने पिछले जो 15 साल का शासन था कांग्रेस पार्टी का, उसकी भी याद दिलाई है लोगों को और ये बताया है कि इसकी तुलना अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से की जाए और केंद्र में बैठी सरकार से की जाए तो वो किस तरह से है। बहुत ही दिलचस्प चुनाव इस नैरेटिव के बाद बनने वाला है। देखने की बात है कि आरोप प्रत्यारोप जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहे हैं, उन पर लगाम लगेगी या फिर उनके बीच में यही चलता रहेगा और मुद्दों की बात कांग्रेस पार्टी करती रहेगी, राहुल गांधी करते रहेंगे। अमलेंदु जी, जिस तरह से राहुल गांधी ये नैरेटिव बदलते दिखाई पड़ रहे हैं पूरे चुनाव का, और हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। कहा भी ये जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे ताकि आम जनता के मुद्दों से लोगों का ध्यान बटा रहे, डाइवर्ट रहे। इसलिए कि केंद्र में 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी 10 साल से ज्यादा समय से आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन अब मुद्दों की बात हो रही है, यानी यहाँ पर जो चुनाव के मुद्दे हैं, नैरेटिव है, वो बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये दोनों चीजें, ये जो बदलता हुआ नैरेटिव है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। बिल्कुल समीर जी, ये असल में अभी तक तो मसला सिर्फ यही था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही थी। शीश महल और राजमहल पे पूरा चुनाव था वो केंद्रित हो गया था। जी हाँ। लेकिन अब शीश महल और राजमहल से निकल कर राहुल गांधी जो है असली मुद्दों पर इस चुनाव को ले आए हैं और इससे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की परेशानी देखी जा रही है। अभी तक जो नूरा कुश्ती एक तरीके से चल रही थी, अब उसमें जो है ये संकट की स्थिति जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए हो गई है। इधर जो है वो दिल्ली के पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कुछ कह दिया था। इस पर नायब सिंह सैनी ने जो धमकी दी है कि अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं जो हूँ उस पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। अब ये मानहानि के मुकदमे तो होते रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी आज सुबह जो है वो पहुंचे हैं वाल्मीकि मंदिर और उसके बाद फिर उन्होंने गोल मार्केट में लोगों से मुलाकात की है और जनता के बीच पहुंचे हैं। तो यानी राहुल गांधी अब पहुंचे हैं जिस तरीके से जनता के बीच, और वाल्मीकि मंदिर जाकर ये तस्वीरें वहीं की हम लोग देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं। मंदिर की तस्वीरें हैं और शाम को आज उनकी 2 सभाएं भी होनी है। अभी तक ये जो था वो, चूंकि राहुल गांधी की तबीयत खराब थी, वो गले में उनके इन्फेक्शन था, तो अभी तक ये जो था वो अफवाहें फैलाने की, उसमें दोनों ही शायद शामिल थे, भाजपा भी और कांग्रेस भी, ऐसा समझा जा सकता है। पता नहीं थे कि नहीं थे या वास्तव में कुछ था, कह नहीं सकता। लेकिन ये था कि साहब राहुल गांधी जो है वो वॉक ओवर जो है आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। तो ये अफवाह फैलना आम आदमी पार्टी के हित में भी था और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा था। लेकिन राहुल गांधी कल जब पहुंचे वहाँ
महू जी। वहां उन्होंने रैली को संबोधित किया। वहां से जो उन्होंने संदेश दिया है महू से, हाँ। वो पूरे देश में एक नैरेटिव बदलने वाला है। वो सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नैरेटिव बदलने वाला है। तो दिल्ली का चुनाव तो खैर चल रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन राहुल गांधी ने महू से जो संदेश दिया समीर जी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके राष्ट्रीय स्तर पर जो है काफी ज्यादा महत्व उसके वो आएंगे, परिणाम आएंगे। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, आपने सही कहा कि जिस तरह से महू एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है और उसके अलावा मध्य प्रदेश में तो बड़ी संख्या में दलित आदिवासी हैं ही, देश भर में है। वहां से जो संदेश देने की कोशिश की है, एक बार सुनेंगे राहुल गांधी ने महू में क्या कहा, लेकिन उसका असर पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। और खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने दलितों को लेकर बात की है, आदिवासियों को लेकर बात की है, गरीबों पिछड़ों की बात की है, और इन सारी चीजों के बीच ये जो रैली थी, जय बापू जय भीम जय संविधान, इसका जो संदेश था वो पूरे देश में राजनीतिक नैरेटिव को बदलने वाला है। और लगातार संविधान के मुद्दे को या फिर आरक्षण के मुद्दे को या फिर जातिगत जनगणना को लेकर जब राहुल गांधी लगातार बातें कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका असर भी दिख रहा है। और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़ी पार्टियां हैं, उनके बीच में बेचैनी भी देखी जा रही है। राहुल गांधी ने बहुत एक कहिए स्पष्ट तरीके से ये बात कह दी कि उनके राजनीतिक एजेंडे में, कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में क्या है। सुनते हैं राहुल गांधी को महू में उन्होंने जो संदेश दिया, जो बातें कही है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहें, भूखे मर जाएं, कोई सपना ना देखें, और हिंदुस्तान अरबपति चलाए। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए, हाईवे बनानी है, हाईवे बना ले, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ चले जाए। पिछड़ों की तो एक उन्होंने बिल्कुल एक बड़ा संदेश दिया है, राजनीतिक संदेश, कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति की धार्मिक जो दिशा है वो क्या है, उसके बारे में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। और जिस तरह से गरीबों की बात लगातार वो इस मुद्दे को संसद से लेकर और सड़क तक लगातार उठाते रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाते रहे हैं। और इस जो महू में एक सम्मेलन जो हुआ, यानी जय बापू जय भीम जय संविधान, उसकी एक बहुत ही खास बात ये रही, जिस तरह से वो गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों की बात कर रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो एक देखा गया अमलेंदु जी वहां पर मंच पर, कि कांशी राम, मान्यवर कांशी राम, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे और एक पूरे उत्तर भारत में दलित आंदोलन को, दलितों के अधिकारों को लेकर एक जो उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया, बाद में वो पार्टी भी बनी, उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार में रही, सत्ता में रही, कई और राज्यों में उस पार्टी के सांसद विधायक रहे, नेशनल पार्टी का उसको दर्जा मिला, बहुजन समाज पार्टी का। उन कांशी राम की बहन जो स्वर्ण कौर है, वो मंच पर आई और उन्होंने राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। इसको लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं और इस मुलाकात ने मंच पर स्वर्ण कौर की मौजूदगी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को, बल्कि पूरे देश में, पूरे देश के दलितों को एक बड़ा संदेश दिया है। और ये जो कल का महू का सम्मेलन था, ये न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन था, बल्कि इसमें तमाम दलित संगठनों के लोग भी मौजूद थे। इस लिहाज से इसको देखा जाए तो ये जो एक नैरेटिव बनाया है और दलितों के उत्पीड़न की
चर्चाएं खास तौर से मध्य प्रदेश में जहां ये कार्यक्रम हो रहा था वहां से अक्सर आती रहती हैं। और उस मौके पर गरीबों की बात करना, दलितों पिछड़ों की बात करना, संविधान की बात करना, आशंकाएं लगातार बनी हुई है कि संविधान को बदला जा सकता है, छेड़छाड़ उसके साथ की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। इन सारे आरोपों के बीच महू की ये जो संविधान बचाओ यानी जय बापू जय भीम जय संविधान रैली रही, ये बहुत बड़े राजनीतिक संदेश देती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत बड़े राजनीतिक संदेश दे रही है समीर जी, और यहाँ से ही देखिए एक नैरेटिव बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है जी। और कल इसीलिए जो था, आपको याद होगा कि कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो अमृतसर की घटना हुई हाँ। उसको लेकर मायावती जी के जो ट्वीट आए, 5 ट्वीट आए, उसमें मायावती जी आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी कि क्या उस पर होना चाहिए चूंकि वहां सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन बीजेपी पर खामोश थी बहन जी और कांग्रेस पर हमलावर थी अपने चौथे ट्वीट में, जिसका कल आपने जिक्र भी किया था इसी कार्यक्रम में कि मायावती जी कांग्रेस पर क्यों हमलावर है। तो ये अब ये मायावती जी की परेशानी समझी जा सकती है यहाँ से, और ये राजीव समीर जी एक तरीके से देखा जाए कि पूरे तरीके से नैरेटिव को शिफ्ट करना जो है, जो कहते हैं बदल देना, पलट देना, एकदम वो राहुल गांधी ने यहाँ से करके दिखाया है, कांग्रेस ने यहाँ से कर दिखाया है। चूंकि मान्यवर काशीराम जी की बहन जो है उनके परिवार का मायावती जी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे हैं जी, और बहुत सारी बातें होती रही हैं, हम उन सब चीजों में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से दलित राजनीति एक इस समय कहा जाए कि वो एक अंधेरी दिशा में दिखाई पड़ती थी कि भाई जितने भी दलितों के समझे जाते हैं कि साहब ये उनके लीडर हैं, उनके लिए आवाज उठाएंगे, वो सब कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी ताकतों से समझौता करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे में एक नई रोशनी की किरण जो है वो राहुल गांधी के तौर पे देश की जो दलित राजनीति है उसको भी मिल रही है, और जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उसको भी राहुल गांधी की तरफ से एक नई रोशनी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, और एक नई चेतना का संचार जो आप कह सकते हैं कि देश की दलित राजनीति, सामाजिक न्याय के चाहने वालों की राजनीति जो है उनके अंदर देखा जा रहा है। और राहुल गांधी जब जाते हैं जगह जगह संविधान रक्षक सम्मेलन करते हैं तो वहां जिस तरीके से बुद्धिजीवी आते हैं और वहां जिस तरीके से जय भीम के नारे लगते हैं, उससे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि एक नई चेतना का संचार हो रहा है, और मान्यवर काशीराम जी की बहन का राहुल गांधी के साथ मंच पर होना ये एक नया संदेश जो है देश की राजनीति को जा रहा है। जी बिल्कुल, ये विजुअल्स हम अपने पूरी स्क्रीन पर देखेंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रही है, राहुल गांधी को आशीर्वाद दे रही है स्वर्ण कौर जो मान्यवर कांशीराम की बहन है, और कांशीराम के परिवार ने बहुत सारे आरोप लगाए थे और उनसे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की, खासकर बीएसपी नेता मायावती पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पूरी पार्टी को और यहां तक कि कांशीराम के अंतिम समय में उनको भी हाईजैक कर लिया था। तो वो उसको लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं, राजनीति हुई है, लेकिन जिस तरह से स्वर्ण कौर अब राहुल गांधी के मंच पर दिखाई पड़ी हैं, हालांकि एक 1.5 साल पहले जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी पंजाब में उन्होंने मुलाकात की थी राहुल गांधी से, लेकिन पंजाब से चलकर महू आना और उस सम्मेलन में शामिल होना, मंच पर जाकर आशीर्वाद देना, ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा है। और इस मामले में जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे कि जब दलित समुदाय एक उसके सामने एक अजीब सी स्थिति है कि वो किधर जाए, उस समय उसको एक दिशा मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और जो बीएसपी नेता मायावती के कल के ट्वीट का जिक्र किया वो बिल्कुल सही है कि वो लगातार हमलावर रहती हैं कांग्रेस पार्टी पर, जबकि जहां उनका मुख्य आधार है यानी उत्तर प्रदेश, वहां पिछले 3 दशक से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। उसके अलावा केंद्र में भी वो 10-11 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन उनका जब हमला होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं होता है, सरकार यानी वहां के सिस्टम पर भी जब हमला करती हैं तो एक बात नाम ले लेंगी सरकार का, लेकिन उसके बाद पूरा दोषारोपण जो होता है कांग्रेस पार्टी पर होता है। तो ये भी एक देखने में दिलचस्प है, और इसकी वजह ये है कि उनको सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है कि दलित का मोबिलाइजेशन अगर उनको छोड़कर होगा तो वो कांग्रेस पार्टी की ओर होगा, ये उनको बड़ा डर है। और पिछले लोकसभा चुनाव में ये होता हुआ दिखाई भी पड़ा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में ये दिखाई पड़ा, क्योंकि बीएसपी का जो कैडर वोट है उसको ये लगा कि अब ये स्पष्ट होने लगा है कि बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है। और ग्राउंड पर ये बीएसपी के तमाम मतदाता ये बताते हुए मिले कि उनको लगता है कि अब उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, उसने सरेंडर कर दिया है। ये उन मतदाताओं की बात हम कर रहे हैं जो बीएसपी के कोर वोटर जिनको कहा जाता है। तो उन्होंने बड़ी निराशा में फिर दूसरी पार्टियों की ओर रुख किया, और उनमें उसके एजेंडे में, उन मतदाताओं के एजेंडे में सबसे प्रमुख पार्टी जो रही
वो कांग्रेस पार्टी रही और उसका जिसके साथ गठबंधन हुआ उसकी ओर उसने अपना रुख किया। तो ये बीएसपी नेता मायावती के लिए निश्चित तौर पर एक सदमे वाली बात है। हालांकि पार्टी को जिस स्थिति में अब उन्होंने पहुंचा दिया है उसमें उसका रिवाइवल तो वैसे भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर दलित समुदाय जो उनका कोर वोटर जो अभी भी जो कुछ बना हुआ है उनके साथ, अगर वो कांग्रेस पार्टी की ओर चला जाता है तब फिर ये उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक शॉक होगा, पॉलिटिकल शॉक। हाँ, उनके लिए पॉलिटिकल शॉक होगा और ये एक तरीके से कहा जाए दलित मतदाताओं की घर वापसी होगी, क्योंकि दलित मतदाता आज़ादी के बाद से लगातार और आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी वो कांग्रेस के साथ ही रहा था। बाद में जो था वो इधर शिफ्ट हुआ, तो अब वो ये एक तरीके से कहा जाए वो घर वापसी जो है उसकी होती है, तो देश की राजनीति में भी एक बड़ा परिवर्तन समीजी देखने को मिलेगा। ये इधर जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां से हमले किए और जो कहा उन्होंने, एक तो मऊ की धरती जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जन्मस्थली है, वहां से उन्होंने कहा कि देश के दलितों और वंचितों को बाबा साहब ने अधिकार दिलाने का काम किया था। और जब बाबा साहब इतना सब कर सकते हैं तो आप सब मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बन जाएं तो बीजेपी की सरकार हिल जाएगी। ये वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई आपकी तरफ से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बाबा साहब की धरती से ये कहना कि आपकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं और कांशीराम जी की बहन का राहुल गांधी को आशीर्वाद देना और मंच पर पहुंचना, ये बहुत बड़े संकेत दे रहा है। हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बाइट सुन भी सकते हैं। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लेते हैं हम लेंदु जी। और इसमें ये भी देखा जाए कि इस जब ऐसे समय में जबकि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता दलितों के अपमान के मुद्दे पर, संविधान के अपमान के मुद्दे पर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर घिरे हुए हैं, उस समय दलितों का के सम्मान की बात करना और क्या मान्यवर कांशीराम की बहन का आकर राहुल गांधी को आशीर्वाद देना, ये सारी चीजें ये दिखा रहा है कि किस तरह से दलित समुदाय के भीतर एक जो रुझान दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको जो गति मिली है कहा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था, उससे सबसे ज्यादा ये ट्रिगर पॉइंट है जिसने ये बताया कि किस तरह से ये सोच रखते हैं। और विपक्ष ने उसकी जबरदस्त आलोचना की। अभी तक मांग हो रही है कि अमित शाह उस पर माफी मांगे या और जो प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा लें, लेकिन कोई मांग नहीं मानी गई है। एक और दिलचस्प बात कमलेंदु जी, अभी 26 जनवरी को गुजरात में ही, उसी गुजरात से अमित शाह भी आते हैं, उसी गुजरात से वहां पर जो पार्टी की राज्य इकाई की सचिव है, उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम तो आरक्षण को हमारे लिए सरदर्द, देश के लिए सरदर्द बन गया है, आरक्षण को हम चाहते हैं कि खत्म हो जाए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति और तमाम चीजें उन्होंने गिनाई कि मजबूरी है कि हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से महू की रैली में दलितों को लेकर बात कही और ये भी कहा कि राहुल गांधी कैसे उनकी आवाज को उठा रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक। आज संविधान को बचाना जरूरी है और संविधान और लोकतंत्र, इसको बचाने के लिए ये बहुत बड़ी रैली यहां पर हम कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना संविधान को बचाना, चाहते हैं लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो इसीलिए आप सुनिए कि किसने क्या क्या कहा और किसने कांग्रेस पार्टी को, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। महू ये धरती ऐसी है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस महू में पैदा हो गए थे और उन्होंने एक आदमी सारे देश में अछूत लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को उनके हकूक दिलाने की पूरी कोशिश उन्होंने की। एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है। अगर आप सभी अंबेडकर बने तो ये बीजेपी की सरकार हिल जाएगी और बीजेपी का पता नहीं रहेगा। आपको बनना है अंबेडकर, आपको बनना है पंडित जवाहरलाल नेहरू,
आपको बनना है महात्मा गांधी, आप ये बनकर लड़ेंगे तो आप कुछ हासिल करेंगे। आपके तरफ से राहुल गांधी जी आप लड़ रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा निकाली। किनके लिए? इस देश के लोगों के लिए, संविधान बचाने के लिए, सब लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया और वो काम आपको भी करना है। संविधान बचाने को लेकर किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि राहुल गांधी उसके लिए काम कर रहे हैं और सबको मिलकर काम करना है, उनके साथ उनका साथ देना है। इस पर जिस तरह से अब एक राजनीति की दिशा बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, हालांकि ये लोकसभा चुनाव से पहले ही दिखाई पड़ गया। दलितों का जो मोबिलाइजेशन है किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी की ओर रहा, इंडिया गठबंधन की ओर रहा और अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सफाई देती रही और अभी तक दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में संविधान लेकर जाते हैं, माथे से लगाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उस पर अब लोगों का भरोसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या फिर आरएसएस के शीर्ष नेता जब आरक्षण को खत्म करने जैसी बात करते हैं, आरक्षण को लेकर बात करते हैं, दलितों को लेकर बात करते हैं और संविधान को बदलने की बात करते हैं, तब फिर ये सारी दिखावे वाली चीजें उस समय बेनकाब हो जाती हैं कि आखिर पार्टी की और पार्टी का जो मातृ संस्था है उसकी सोच क्या है संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर और दलितों को लेकर। तो अमलेंदु जी, जो अमित शाह का भाषण था, वहाँ बयान था गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में, या फिर जो अभी गुजरात में बीजेपी की नेता का बयान था, या फिर कुछ साल पहले जो मोहन भागवत का बयान था आरक्षण को लेकर, ये सारी चीजें बता रही हैं कि इस तरह के बयानों से कितना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को माथे से लगाते हुए संसद में चले जाएं, भरोसा लोगों को नहीं हो पाता है और उनको ये आशंका उनकी और ज्यादा पुष्ट होती रहती है कि संविधान को बदलने को, संविधान को लेकर सोच भारतीय जनता पार्टी की क्या है। देखिए, संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सोच समीर जी बार बार सामने आती रहती है जी, और संविधान को लेकर इनके मन में कितनी घृणा है संविधान के प्रति, ये साफ तौर पर समझ में आती रहती है। चूंकि संविधान को बदलने का नारा और 400 पार का नारा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही बताया कि किस तरीके से इसको 400 पार जब पूरा हो जाएगा तो संविधान बदला जाएगा, ये साफ तौर पे आया। और उनमें से कई लोग चुनाव भी लड़े और किसी के टिकट नहीं कटे, किसी को पार्टी से निकाला नहीं गया। और तो ये साफ तौर पर समझ में आता है। तो संविधान से इनकी चिड़ समझ में आती है। संविधान से चिड़ क्यों है वो भी समझ में आती है, क्योंकि इस संविधान ने ही आम नागरिक को एक तरह से कहा जाए वो राजा बनाया और डेमोक्रेसी दी इस संविधान ने। और इस डेमोक्रेसी का मतलब कि जनता जो है वो शासक है, ये जो है इस डेमोक्रेसी ने तय किया। तो इसलिए इस लोकतंत्र से भारतीय जनता पार्टी की या उनका पितृ संगठन जो आरएसएस, उसकी शत्रुता साफ तौर पर समझ में आती है और इसीलिए इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी बार बार संविधान को लेकर जो बात करते रहते हैं वो इसीलिए करते रहते हैं कि संविधान को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर रहती है और मतलब उसके जो लोग हमलावर रहते हैं, जाहिर तौर पे तो मना करते हैं, मोदी जी माथे पे लगाते हैं संविधान। और राहुल गांधी ने कहा भी कि इनको माथे पे संविधान लगाना के लिए मजबूर होना पड़ा है। जी हाँ, जनता ने इस स्तर पर इनको ला दिया, वरना ये संविधान बदलने की बात कर रहे थे, अब इनको माथे से संविधान लगाना पड़ रहा है। ये इनकी मजबूरी है। हालांकि पिछले रास्ते से संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बहुत सारी कोशिशें होती रहती हैं, वो लगातार जारी है। जैसे जेपीसी जो बनी वक्फ बिल पर, उस पर किस तरीके से विपक्षी सांसदों को बाहर कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया और उसके बाद विपक्ष के नहीं दिए गए उसमें अमेंडमेंट्स और सत्ता पक्ष के अमेंडमेंट्स ले लिए गए और उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब उसमें लंबी खैर उसमें बहस हो जाएगी। लेकिन इधर जिस तरीके से संविधान को लेकर राहुल गांधी हमलावर हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक फुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर समीर जी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और महू की ये रैली जो जय बापू जय भीम जय संविधान की रैली रही, वो अपने आप में एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है कि किस तरह से वहां राहुल गांधी ने पूरा राजनीतिक जो नैरेटिव है उसको बदल कर रख दिया है और तमाम आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर जिस तरह से अब वो बात कर रहे हैं
दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और संविधान की, उसी मुद्दे पर वो लगातार बातें अपनी जारी रखे हुए हैं, लगातार उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। और ये वही मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी उसके पास कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। तमाम आरोप लगाती है पार्टी, बहुत सारी बातें कहती है कि बाबा साहब आम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जो कुछ बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, या फिर आरक्षण को लेकर जिस तरह से गुजरात की बीजेपी नेता बात करती हैं, उन सारी चीजों से, या फिर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि संविधान आरक्षण को पर पुनर्विचार की जरूरत है, ये सारी चीजें बता देती हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच इन सब चीजों को लेकर, संविधान को लेकर क्या है। वो सब मुद्दे जो हैं उन पर राहुल गांधी की ये जो मूवमेंट है, राहुल गांधी जिस तरह से इन चीजों को उठा रहे हैं, इनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो चीजें भारी पड़ जाती हैं। और इसको आम जनता और जो दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उसको भी, वो भी इस चीज को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी एज लेती जा रही है, भरोसा जीतती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी को उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। नुकसान बहुजन समाज पार्टी को भी दिख रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अब उस स्थिति में शायद रही नहीं गई कि उसको किसी नुकसान से कोई फर्क पड़े। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल कोई फर्क पड़े। और दूसरा जो दूसरे एक दलित नेता है रामदास आठवले, हाँ, वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो है वो फायर हो रहे हैं, बता रहे हैं कि खड़गे जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। कल जो दिया गंगा में नहाने वाला, गंगा में नहाने से करीबी दूर हो जाती है क्या, उसको लेकर। तो ये अब आप समझ सकते हैं समीर जी की जो दलित राजनीति जिनके जो पहलुए थे, वो किस तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बहर राहुल गांधी जिस तरीके से अब तमाम मुद्दों को एडजस्ट कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को लेकर उठाया है, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी तो बैकफुट पर है ही, लेकिन राहुल गांधी ने देश का नैरेटिव जो है, देश की राजनीति का नैरेटिव भी बदलने का एक प्रयास किया है, उसको बदलते हुए नजर आ रहा है। इधर बीच में एक चर्चा और कर लिया है समीर जी, फिर हम लोग इस खबर पर लौटते हैं और खबरों पर भी लौटेंगे। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने किसानों, मध्यम वर्ग के कर्ज माफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। अच्छा, हाँ, और इसके पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिख दी। अब ये चुनाव के छात्रों के जो है बसों में फ्री, मेट्रो में फ्री किया जाए। और इधर आतिशी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है गंगा के पानी को लेकर। बहुत सारी चिट्ठियां आजकल लिखी जा रही है, चुनाव में चिट्ठियां लिखी जाती हैं, तो चिट्ठियां लिखने का दौर जारी है। तो हम लोग शायद सुन भी सकते हैं कि केजरीवाल ने कहा क्या है इस मसले। जी बिल्कुल, केजरीवाल को सुनते हैं। और यही बात है जो अब शुरू में हम कह रहे थे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने की बातें हो रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में है और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, उसको देखते हुए दोनों ही पार्टियां आम जनता से जुड़े मुद्दों पर नहीं आना चाहती, और आती भी हैं तो एक दूसरे को घेरते हुए। लेकिन जिस तरह से जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी जिस तरह से आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर दोनों ही पार्टियां घिरी नजर आ रही हैं। अब एक बार फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। कुछ दिन पहले चुनाव के दौरान ही उन्होंने एक पत्र और लिखा था कि दिल्ली मेट्रो में छात्रों के किराए जो है वो उनको माफ किया जाए। लोगों ने एक सवाल उठाया कि आखिर आप ये पत्र लिखना था तो पिछले 10 साल में आपने एक भी बार पत्र क्यों नहीं लिखा। और अब उन्होंने जो पत्र लिखा है कि मध्यम और छोटे किसानों के कर्जे माफ किए जाए, तो अब ये भी सवाल एक बार फिर उठेगा कि आखिर इसके लिए आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के इस समय का इंतजार क्यों किया। खैर, सुनते हैं क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने। जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की जबानी सुन लेते हैं। अमलेंदु जी, आप जो कल महू में राहुल गांधी ने बात कही, हालांकि राहुल गांधी तो ये लगातार बात करते रहते हैं कि किस तरह से कुछ अरबपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, और ये सवाल वो पार्लियामेंट तक में उठाते रहे हैं लगातार। और यही सब सवालों को उठाने की वजह से, हालांकि ये कारण कुछ और थे, लेकिन माना जाता है कि इन्हीं सारे सवालों की वजह से उनकी सदस्यता लेने की साजिश भी की गई। ये उनकी पार्टी का आरोप है और वो साजिश अभी भी की जा रही है। लेकिन अभी ताज़ा तरीन उन्होंने कल महू में, मध्य प्रदेश के महू में यही बात एक बार फिर उठाई। और आज वो राजनीति, जिस तरह से वो अब राजनीति को ले जाना चाहते हैं, उस पर अरविंद केजरीवाल का ये बयान आना अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को भी पता है और वो इसीलिए इसको उठा रहे हैं कि ये काम केंद्र सरकार का है, इसमें राज्य सरकार की यानी उनके दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो वो चुनाव के टाइम पर उसको उठा रहे हैं कि वो ये नहीं कर रही है। लेकिन उस एजेंडे पर आना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि आम आदमी से जुड़े मुद्दों की बात करना, जिस मुद्दे की बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं।
बिल्कुल समीर जी, ये राहुल गांधी की एक बड़ी जीत कही जाएगी कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर दूसरे दलों को आना पड़ रहा है जी। और चूंकि सीलमपुर की जब उनकी रैली हुई थी राहुल गांधी की, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि अडानी के मसले पर मोदी जी भी कुछ नहीं बोलते हैं और अरविंद केजरीवाल भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो यहीं से अरविंद केजरीवाल ने उस समय तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न एक तरीके से मारा है अरविंद केजरीवाल ने। और नाम भले नहीं लिया है। हाँ, नाम भले ही नहीं लिया है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने समझ लिया है कि मोदी के खिलाफ जो धारा है उसको किस तरीके से पकड़ना है। तो यहाँ अरविंद केजरीवाल इसमें और थोड़ी सी चालाकी ये चल रहा है, वो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स आधा हो जाएगा ताकि मध्यम वर्ग जो उसको सीधे सीधे अपील किया जा सके कि अडानी को फायदा होने का या पूंजीपतियों के कर्ज माफ होने का नुकसान जो सिर्फ गरीबों को नहीं है, मध्यम वर्ग को ज्यादा हो रहा है। ये अब वो अपने मतदाता को जो है संबोधित कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो एक तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी का ये एजेंडा भी यहाँ जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। तो यानी जो नैरेटिव बदलने की बात है, तो राहुल गांधी ने नैरेटिव सिर्फ दलित राजनीति के हिसाब से नहीं बदला है, आर्थिक नजरिए से भी राहुल गांधी ने नैरेटिव बदला है। अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र लिखना ये साबित करता है कि राहुल गांधी का एजेंडा अब सिर चढ़कर बोलने लगा है। जी बिल्कुल, और उस तरह से जो एक नैरेटिव को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं उसका असर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन मुद्दों की बात होने लगी है जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, यानी आरोप प्रत्यारोप के साथ ही, आरोप प्रत्यारोप ऐसा नहीं है कि बंद हो गए हैं, उनके साथ ही अब दिल्ली की आम जनता से जुड़े मुद्दों पर आम आदमी पार्टी भी चर्चा करने लगी है। निश्चित तौर पर इसका जवाब भी आएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यानी वो भी उन मुद्दों की ओर लौटने की कोशिश करेगी। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो शुरू से ही राहुल गांधी जिस तरह से आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जब उनकी पार्टी की सरकार थी, यानी 15 साल जब यहाँ पर शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो विकास के और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने कितना काम किया है उसको याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत अपने आप में जानना दिलचस्प होगा कि किस तरह से राहुल गांधी उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं और उस पर दूसरे नेताओं को भी आना पड़ रहा है। लेकिन इस नैरेटिव को, जो बदले हुए नैरेटिव से जो नुकसान, राजनीतिक नुकसान की आशंका दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को, वो उसे बुरी तरह से परेशान कर रही है। महू में कार्यक्रम को रोकने की कोशिशें की गई, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है, आरोप है। राहुल गांधी को भाषण उनका प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार वो सारे फैसले और वो सारे जो अनुमति पत्र थे उनको वापस लेना पड़ा। ये सब चीजें दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस नैरेटिव पर जो आगे वो बढ़ रहे हैं उससे उसको क्या नुकसान हो सकता है। और चूंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ भी है, उसके पूरे मंसूबे पर पानी फिर गया। 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो 300 के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाया। हाँ बिल्कुल समीर जी, वो 300 के इर्द गिर्द छोड़ी 250 भी नहीं पहुंच पाया। उनका अपना तो सही बात है, उनका अपना था 240 पर ही अटक गया। तो 400 पार तो अपने दम पे कह रहे थे ना, और 450 बता रहे थे एनडीए आएगा, 400 अकेले भारतीय जनता पार्टी पार करेगी, ये वो बता रहे थे। तो उनका जो था वो नैरेटिव ध्वस्त हुआ। और यहाँ एक बीच में एक बड़ी खबर आ रही है समीर जी, उसके बाद फिर चर्चा पर लौटते हैं। ये जो समाचार प्रसारण डिजिटल मानक प्राधिकरण NBDSA है, जो समाचार चैनलों की एक जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, उसने अंबानी के न्यूज चैनल को कहा है कि अपना प्रसारण का वो एक हिस्सा हटाए। NBDSA ने पाया कि एक समाचार बहस के फुटेज के एक हिस्से में उसकी एंकर रूबिका लियाकत को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में दोषी ठहराते हुए दिखाया गया था। प्राधिकरण ने कहा है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन और आचार संहिता का उल्लंघन करता है। अब वो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे वो अलग मसला है, कि वो आखिर वो नकदंत विहीन संस्थाएं जो है ये किस तरीके से आदेश पारित करती हैं उनको कौन मानता है, चूंकि ऐसे कई चैनल्स के पहले जारी हो चुके हैं। तो ये था बीच में। लेकिन इधर लौटते हैं हम अपने मुख्य खबर की तरफ समीर जी, जो खबरें हैं उसमें। तो अब जिस तरीके से अब ये चल रहा है, तो राहुल गांधी ने जो अपना एजेंडा सेट किया वो एजेंडा कारगर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी हम लोग फिर इस पर बात करते हैं कि मान्यवर कांशीराम जी की बहन का राहुल गांधी के साथ डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली पर जो रैली आयोजित हो रही है, वहां मंच पर उपस्थित होना, राहुल गांधी को आशीर्वाद देना, बाबा कांशीराम जी का पोर्ट्रेट जो है राहुल गांधी को सौंपना और उनको आशीर्वाद देना, जो है ये काफी कुछ संकेत बयां कर रहा है। और एक जो निराशा का भाव दलित राजनीति में देखा जा रहा था, राहुल गांधी उस निराशा को भी दूर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इधर जिस तरीके से आर्थिक मुद्दों पर राहुल गांधी ने हमले बोले, संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल हमले बोले, वो भी एजेंडा आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है निश्चित तौर। जी बिल्कुल, अगर ये जो बात की जाए स्वर्ण कौर जो मान्यवर कांशीराम की बहन है, जो कल मिली है राहुल गांधी के मंच पर जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली है,
उसका बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है अमलेंदु जी, क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश में महू अपने आप में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, इसके अलावा जो दलितों का प्रभाव है, और खास तौर से अगर देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी का, वो उन्हीं दलितों की वजह से, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश के अलावा इन तमाम, और गुजरात हो, वहां पर जबरदस्त प्रभाव उसका रहा है। तो ये उसके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, चूंकि अक्सर पिछले 10 साल से ये लगातार कहा जाता है कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, तो उसके लिए तो ये बहुत एक कहिए कि राजनीतिक रूप से नुकसानदायक खबर है ही। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि लगातार इधर बीच उसने उस वोट पर काफ़ी हद तक कब्जा जमाया था, यानी उसको खींच लिया था बीएसपी से, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनसे, दलितों और पिछड़ों के वोट को, उस पर अब सेंध लगती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया, और राहुल गांधी हारने के बावजूद, यानी भले ही उनकी संख्या दोगुने से भी ज्यादा बढ़ी, लेकिन हारने के बावजूद वो उन मुद्दों पर अड़े हुए हैं, अपना टिके हुए हैं, जिनको उन्होंने चुनाव से पहले शुरू किए थे। हाँ सभी जी, यही बात राहुल गांधी की जो है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि राहुल गांधी ने यू टर्न नहीं मारा, कोई टर्न नहीं लिया कि हमें चुनाव में हार मिली है तो हम अपने मुद्दे छोड़ने। और राहुल गांधी ये साफ साफ कह रहे हैं, जैसे जातिगत जनगणना का सवाल कल फिर उन्होंने उठाया जी, और इससे पहले भी वो कह चुके हैं, जब पटना में थे पिछली 18 तारीख को, तो वहां उन्होंने 18 जनवरी को साफ तौर पर कहा कि भाई मुझे अगर इसका राजनीतिक तौर पर नुकसान होता है मैं तब भी ये करूंगा, यानी ये मेरा कमिटमेंट है। तो राहुल गांधी अपने कमिटमेंट के प्रति सिंसियर नजर आते हैं। ये बात लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि राहुल गांधी ने अगर ये मुद्दे उठाए हैं तो राहुल गांधी इस पे अडिग हैं और इस पे डटे हुए हैं। तो यही बात जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो दलित मतदाता आकर्षित हुआ था समीर जी, वो असल में बहुजन समाज पार्टी या जो दलित राजनीति थी उससे निराशा में उधर अट्रैक्ट हुआ था कि भाई ये तो जब खुद ही उधर जा रहे हैं, पीछे जमाने से करते हैं, तो सीधे क्यों ना चले जाए भाई, जब आपको भी वही काम करना है भारतीय जनता पार्टी का, तो हम ही क्या कर देते हैं, आपकी जरूरत क्या है फिर। तो इसलिए चले गए थे। लेकिन अब उनको लगता है कि राहुल गांधी मसलों को ठीक तरीके से उठा रहे हैं और सामाजिक परिस्थितियां जो बदलनी चाहिए राहुल गांधी उसके लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए अब वो उधर बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक और खबर अमलेंदु जी अभी तुरंत आ रही है, वो बीएसपी नेता, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि देश के वर्तमान राजनीतिक हालात तथा खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के चिंतनीय राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक कल दिल्ली में आहूत की जा रही है। ये देखिए उसका असर, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से बीएसपी के लिए एक बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है कि कैसे वहां पर मान्यवर कांशीराम की बहन स्वर्ण कौर आती हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलती हैं। इससे पहले भी वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिली थी, और तेजी से उठा रहे हैं, और खड़गे कह रहे हैं कि आपका के मुद्दों को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। अब बेचैनी बहुजन समाज पार्टी में भी साफ दिख रही है, और कल दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई जिसकी सूचना अभी अभी जारी की गई है। हाँ बिल्कुल समीर जी, अब ये साफ तौर पर मतलब मालूम पड़ सकता है कि कल का कितना असर हुआ है। अब अचानक बीएसपी अगर ये बैठक बुला रही है जी, है ना, बहन जी अभी ट्वीट कर रही है और बता रही है कि देश का राजनीतिक परिदृश्य जो है उसको देखते हुए सब किया जा रहा है। इसका मतलब अब खलबली मचना शुरू हो गई, और बीजेपी ने अब कहा होगा बहन जी से कि घर से निकलो, हमारे साथ अगर ऐसी खड़ी रहोगी तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा भी और हमारा भी। तो अब उनको किया जा रहा है। ये हर पार्टी की अपनी अपनी समीर जी रणनीति होती है, राजनीति होती है, वो किस तरीके से काम करे, किस तरीके से नहीं करे। लेकिन ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ने अब नैरेटिव वास्तव में बदल दिया है। जी बिल्कुल बदल दिया है, और दूसरी पार्टियां भी उस पर सोचने को मजबूर हो रही हैं। किस तरह से आम आदमी पार्टी का अभी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ही किस तरह से वो वही बातें दोहराते हुए मिले, और बीएसपी नेता मायावती अब उन्हीं मुद्दों पर कल अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक कर रही हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा होती है कि पार्टी में उनके अब कितने कोऑर्डिनेटर और पदाधिकारी बचे हुए हैं जो बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर भी वो बैठक हो रही है। इधर बीच पिछले 8-10 साल में बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेता जो कभी बड़े नेता हुआ करते थे, उनमें से अब शायद ही कोई बचा हुआ हो, एक दो को छोड़कर सभी नेता पार्टी से निकल चुके हैं, और इसकी वजह से उसका जनाधार बहुत ज्यादा
कमजोर हो चुका है। बिल्कुल एक कहिए कि पूरी नींव जड़ जो है वो हिल चुकी है बीएसपी की। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की वजह से ही दूसरे राज्यों में भी मजबूती थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ही वो नींव हिल गई तो फिर दूसरे राज्यों में वो कितनी बची रहेगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बीएसपी नेता मायावती ने अब राहुल गांधी के इस भाषण के बाद, जहां उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की बात की है, गरीबों की बात की है, उस पर अब वो भी चर्चा करने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुला रही हैं। और इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी अब बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के बाद अब ऐसे मुद्दों पर भी बात करने लगी है जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी भी उस पर लौटेगी जल्दी ही। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है और राहुल गांधी की इन तरह की जो रैलियों पे का संविधान सम्मान की जिस तरह से उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सब को देखते हुए वहां भी जबरदस्त एनडीए सरकार में, महायुति सरकार में लगातार खलबली मची हुई है। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि पार्टी के भीतर आरोप लगने लगे हैं कि गैंगवार हो रहा है। हम सुनेंगे क्या कहा है संजय राउत ने, उसके बाद चर्चा करते हैं कि ये आरोप संजय राउत क्यों लगा रहे हैं। जो शिवसेना के नेता हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली महाराष्ट्र सरकार में जो महायुति गठबंधन के घटक दल हैं उनके बीच में गैंगवार हो रही है। क्यों हो रही है, सुन लेते हैं संजय राउत से। सुनते हैं, लेकिन ये गैंगवार जैसी बात क्यों आई? हालांकि मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात ये नहीं है, लेकिन सहयोगी दलों के नेताओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में गैंगवार की बात करना ये कहीं से बिल्कुल समझ से बाहर है। हाँ समीर जी, असल में समझ से बाहर तो है, लेकिन जिस तरीके की महाराष्ट्र में घटनाएं हो रही हैं, एक तो एकनाथ शिंदे अभी तक काफी ज्यादा नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, पहली नाराजगी ये थी। फिर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, 12वीं के बाद इंटरव्यू का करवा दिया गया, चलिए यहाँ तक भी ठीक था। फिर उन्होंने कहा कि भाई गृह मंत्रालय ही हमको दे दो, उस पर देवेंद्र फडणवीस आ गए कि नहीं, गृह मंत्रालय तो हमारे पास रहेगा, फिर उनको नहीं दिया गया। अब इसके बाद जो वहाँ गार्जियन मिनिस्टर बनाने की जो महाराष्ट्र में परंपरा जो शुरू की गई है, उसको लेकर काफी ज्यादा संघर्ष हुआ। रायगढ़ के और नासिक के जो बनाए गए उसको लेकर शिंदे थे वो नाराज हो गए। शिंदे उसके नाराज हुए तो उस पर अब बीजेपी और एनसीपी अजित पवार नाराज हो गए, चूंकि उनके मंत्रियों को प्रभार दिए गए थे। तो वहां आपस में काफी ज्यादा तू मैं और संघर्ष एकदम से चल रहा है इन पार्टियों के बीच में। इसको लेकर संजय राउत का कहना है कि भाई मंत्रियों के बीच में आपस में ही गैंगवार हो रही है, और चूंकि मुंबई गैंगवार के लिए जाना जाता है तो इसलिए वो गैंगवार शब्द का इस्तेमाल संजय राउत कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने क्यों गैंगवार का इस्तेमाल किया ये वो ही वही जाने, लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं वो इसको राजनीतिक गैंगवार के तौर पर देख रहे हैं कि आपस में ही लहूलुहान एक दूसरे को कर रहे हैं, यानी सरकार जो है वो आपस में किस तरीके से सिर्फ फुटबॉल कर रही है, इसकी तरफ इशारा शायद जो है वो संजय राउत कर रहे हैं। तो सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा है, क्यों कह रहे हैं संजय राउत कि महाराष्ट्र में जो महायुति के घटक दल हैं, जो सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र की, उनके बीच में क्या चल रहा है। उसके लिए उन्होंने गैंगवार शब्द का नाम दिया है, यानी राजनीतिक पार्टियां जो महायुति में शामिल हैं वो एक गैंग की तरह से काम कर रही हैं और उनके बीच में किस तरह से एक युद्ध की, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है। सुनते हैं संजय राउत को। तो संजय राउत का जो बयान सुना हमने, तो वो तो इस गैंगवार को बिल्कुल उसी गैंगवार के रूप में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर खून खराबा हो जाएगा अगर मंत्रियों ने समय रहते नहीं चेता। तो ये अब चेतावनी वो किसको दे रहे हैं, और बता रहे हैं कि वो 3 पार्टियां नहीं 3 गैंग है जो महायुति गठबंधन में शामिल है। हाँ, वो इसको इसी को गैंग बता रहे हो, यही हम लोग कह रहे थे कि वो शायद इसलिए जो है वो गैंग बता रहे हैं, चूंकि जिस तरीके से सरकार वहाँ काम कर रही है और जिस तरीके से मंत्री पदों को लेकर झगड़े होते रहे। पहले मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाया कई दिनों तक, लगभग एक पखवाड़े तक। मुख्यमंत्री तय हो गया तो मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाए, तो मुख्यमंत्री तय हो गया तो गृह मंत्रालय तय नहीं हो पाया, विभाग तय नहीं हो पाया, मंत्रिमंडल तय नहीं हो पाया, मंत्रिमंडल तय हो गया तो विभाग तय नहीं हो पाए। उसके बाद फिर उप मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री ने जाके अपना कार्यभार नहीं संभाला, नाराज होकर अपने गाँव चले गए। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर वो वहाँ राजनीतिक गैंगवार के तौर पर कह रहे हैं। लेकिन इधर समीर जी जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हो गई है। बधाई हो इस बात के लिए कि मोदी जी की बात जो है डोनाल्ड ट्रंप से हो गई। लेकिन फोन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं आया, फोन मोदी जी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को गया और उस पर बातचीत हो गई है, फोन उठा लिया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ समीर जी ये है कि राहत भरी खबर है और आफत भरी खबर भी है। राहत भरी खबर ये है कि मोदी जी की बात हो गई है डोनाल्ड ट्रंप से और मोदी जी शायद जाएंगे व्हाइट हाउस, ये है। लेकिन आफत भरी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है, उनका जो बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से वक्तव्य आया है उसमें, और जो उन्होंने उनका जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने वक्तव्य जारी किया है उसमें ये कि एक तो उन्होंने जो कहा है साफ साफ कि भारत
अमेरिका से अपने व्यापारिक रिश्ते ठीक करे और इनबैलेंस नहीं हो। जी दूसरा जो है ये दबाव ये है कि वो डॉलर में जो है खरीदा जाए उनसे सामान, ये है। और क्वाड को लेकर के वो आया है और ब्राजील को जो ब्रिक्स देशों को लेकर भी आया है। इसके अलावा जो और सबसे बड़ी आफत है जिसको लेकर ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं वो ये है, जो ट्रंप का बयान है वो ये है कि अवैध प्रवासियों को लेकर जो उचित होगा भारत करेगा। ये ट्रंप ने गोलमाल शब्दों में बात कही। अब उचित क्या होगा? उचित ये होगा कि जैसे कोलंबिया और मैक्सिको को जहाज भर के भेजे गए ट्रंप की तरफ से वहां के जो अवैध प्रवासी थे उनको, और पहले कोलंबिया ने मैक्सिको ने लेने से इनकार कर दिया, उसके बाद फिर जब उन पर टैरिफ लगाया गया तगड़ा तब फिर वो लेने को मजबूर हुए। तो यानी एक तरीके से ट्रंप की ये धमकी समझी जा सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अवैध अप्रवासी जो भारतीय वहां समझे जाते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि 90,000 लगभग अवैध प्रवासी भारतीय हैं, उनमें 45,000 अकेले गुजरात से हैं। ये खबर आई थी। अब जब आएंगे या डिपोर्ट होंगे तब मालूम पड़ेगा कितने होंगे नहीं होंगे, या कोई समझौता हो जाएगा उसको लेकर। मोदी जी ट्रंप से दोस्ती, चूंकि उनके दोस्त हैं ट्रंप, और उन्होंने ट्वीट भी किया है मोदी जी ने कि अपने ट्रंप दोस्त मतलब दोस्त ट्रंप से बात करके उनको बहुत खुशी हुई। उनका हम लोग दिखा भी सकते हैं ट्वीट जो है। जी ट्वीट दिखा सकते हैं। और इस बारे में जो व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है, यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति का दफ्तर है, उसने जो बताया है, उसने कहा है कि मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर चर्चा हुई है। और ये 2 मुद्दे एक है, एक तो ये कि भारत ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदे, और ये भारत के लिए एक सकारात्मक संदेश नहीं हो सकता है कि व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आ रहा है कि 2 प्रमुख मुद्दे, एक तो ये कि भारत ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकरण खरीदे अमेरिका से, और उसके अलावा जो अभी अमलेंदु जी कह रहे हैं कि जो ट्रेड बैलेंस होता है वो बना रहे, यानी व्यापार संतुलन बना रहे। ऐसा ना हो कि व्यापार संतुलन में भारत की तरफ झुकाव होगा और अमेरिका उसको देखता रहेगा। यानी अभी तक की स्थितियां जो है व्यापार को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में, जो बाइलैटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, उसमें एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे दिया है वहां पर। तो बातचीत ये हुई है। हालांकि भारत की ओर से कहा गया है कि जो ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है उसमें तकनीक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा के मुद्दे पर बात हुई है। लेकिन उसको स्पष्ट किया व्हाइट हाउस ने कि मुख्य रूप से जोर जो था 2 बातों पर दिया गया, और ये दोनों ही बातें बहुत ही हैरान करने वाली हैं। भारत के पक्ष में ये नहीं कही जा सकती हैं। तो इस तरह से एक लगातार झटके पर झटके देते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहा जा रहा है मुलाकात की बात हुई है और मुलाकात होगी, यानी प्रधानमंत्री जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका जाएंगे तो वहां पर उनकी मुलाकात होगी। इस बात की पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी की है, लेकिन कोई तारीख तय नहीं है कि कब होगी, कैसे होगी। लेकिन ये जो बातें की हैं, जो टेलीफोनिक बातचीत का में उसका जो जिस्ट है, जो मुख्य रूप से जो 2 बातें कही जा रही हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के लिए उस पर जो तमाम विशेषज्ञ हैं वो चिंता जता रहे हैं कि ये दोनों ही बातें जो व्हाइट हाउस से कही गई हैं वो भारत के हित में नहीं, उसको देखा जा सकता है उन दोनों बातों को। हाँ बिल्कुल, दोनों ही बातें समीर जी भारत के हित में ही नहीं बल्कि भारत के अहित में है जी। यानी अगर डॉलर में व्यापार होगा तो डॉलर किस तरीके से चढ़ रहा है, तो भारत का किस तरीके से नुकसान, कितना पैसा यहाँ से जाएगा डॉलर में। और दूसरा ये कि वो जो अपने उनका कबाड़ है वो सब यहाँ बेचेंगे जी, अमेरिका यहाँ बेचेगा, खासतौर से हथियार, रक्षा सौदे की बात हो रही है। और उसमें भी जो परमाणु हथियार हैं उनको बेचने की बात है। टर्बाइन्स जो वहाँ बेकार पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं, उनको यहाँ लेकर बेचने की बात है। बहुत सारी चीजें, मतलब भारत के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ेंगे और व्यापार को लेकर भारत को नुकसान होंगे, ये साफ तौर पर समझ में आता है। दूसरा जो रूस के साथ अभी तक तेल को लेकर मोदी जी ने कुछ फायदा कर लिया था, हालांकि उसको देश को फायदा नहीं मिला कि आपने रुपए में खरीद लिया, सस्ता तेल खरीद लिया। अब वो अमेरिका का दबाव है कि आप रूस से बंद कीजिए और अमेरिका से खरीदिए और डॉलर में खरीदिए जी। तो यानी समीर जी अभी जो बिक रहा है 100 रुपए पेट्रोल, ये 500 रुपए वास्तव में बिक जाएगा, भक्त खरीदेंगे 500 रुपए। अगर अमेरिका से डॉलर में ही खरीदा जाएगा और उसकी शर्तों पर खरीदा जाएगा तो 500 रुपए बिकेगा पेट्रोल जी। तो भक्त बनाए, तालियां बजाएंगे फिर समीर जी। तो ये लगातार जो नई सरकार बनी है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व अमेरिका में, भारत को वो एक के बाद एक कई झटके दे रही है। इधर वहां से जो प्रवासियों को यहाँ भेजने की बात है वो है, इसके अलावा जो वहां पर रह रहे हैं, जो नागरिकता की बात कही गई है, हालांकि उस पर वहां की कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन तमाम ऐसे फैसले जो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं, उसका सीधा नुकसान भारत के लोगों को होता दिखाई पड़ रहा है।
तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और अब ये जो प्रधानमंत्री की नई बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें भी इस बातचीत को भारत के लिए बहुत सकारात्मक रूप से नहीं देखा जा रहा है। जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उनके मुताबिक ये भारत के लिए सकारात्मक संकेत नहीं है। यानी भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे, और वो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो नहीं रहने वाले हैं, जिसका संकेत शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने क्या चुनाव जीतने के बाद से ही उसके वो संकेत दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन इन सब के बीच एक जो भारतीय मीडिया में इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन में मुलाकात हो सकती है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बात की जा रही है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। तो मुलाकात होने का देश को क्या फायदा होगा? अगर डॉलर में सामान खरीदा जाएगा और डॉलर में भुगतान होगा तो भारत को फायदा होगा कि अमेरिका को फायदा होगा? तो मोदी जी ना मिले ट्रंप से, वो ज्यादा अच्छा है। कि मोदी जी किसी से दोस्ती हो, किसी को क्या लेना देना? मोदी जी किसी से दोस्ती है, ट्रंप से दोस्ती है कि शी जिनपिंग से दोस्ती है कि मुझसे दोस्ती है कि आपसे दोस्ती है, इससे देश को क्या लेना देना? मोदी जी का दोस्त कोई भी हो सकता है। बात यह है कि मोदी जी की अगर किसी से दोस्ती है, किसी राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात हो रही है, किसी देश के राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है, तो भारत को उसका क्या फायदा हो रहा है? मोदी जी सारी दुनिया चक्कर घूम चुके हैं, भारत को उसका क्या फायदा हुआ? नुकसान हुआ है। एक तो आपने पैसा खर्च कर दिया भारत का, हम टैक्स पेयर्स का पैसा आपने घूमने पर खर्च कर दिया जी। तो ये सवाल है। तो ट्रंप से मुलाकात हो या ना हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि अगर द्विपक्षीय संबंध हैं तो इन द्विपक्षीय संबंधों में ये संबंध बराबरी के होंगे कि नहीं होंगे जी। और जिस तरीके से ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि अवैध प्रवासियों को भेज दिया जाएगा, या अवैध प्रवासी होता है क्या? पहले तो ये पूछा जाए अवैध प्रवासी। यहाँ तो आप बात कर रहे थे बांग्लादेशियों को निकाल देंगे, तो आपने तो कोई बांग्लादेशी निकाला नहीं। वहां से आप 90,000 भारतीयों को लेकर यहाँ आ रहे हैं, और हमारा गृह मंत्रालय, जो हमारा विदेश मंत्रालय, वो कह रहा है कि हाँ, जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट होंगे उनको वापस भी ले लेंगे। यानी आपने कह भी दिया जी। तो अब ट्रंप भेजेगा और आप ले लेंगे, तो आपकी दोस्ती तो भारत के लिए मुसीबत पड़ी हो गई। अगर 45,000 गुजराती आ गए लौट कर समीर जी, जो अमेरिका में हैं, तो आप समझिए यहाँ की अर्थव्यवस्था का क्या कबाड़ा होगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो एक से एक कड़े फैसले ले रहे हैं, और भारत के संबंध में उनको बहुत ही नकारात्मक रूप में देखा जा रहा है, नुकसान वाला बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? और भारत की ओर से कोई अभी तगड़ा जो प्रोटेस्ट है, विरोध है, आपत्ति नहीं दर्ज कराई जा रही है। अमलेंदु जी, अगर हम लोग बात करें, जो सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरह से कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का निमंत्रण लेने के लिए जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वहां डेरा डाले हुए हैं, और वो सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि भारत को अब किस नजरिए से अमेरिका का जो प्रशासन है, नया प्रशासन है, नई सरकार है, वो देख रही है। और ये निश्चित तौर पर भारत के लिए एक जो उसकी अपनी स्थिति है, दुनिया भर में उसकी एक पोजीशन है, उस पर एक गहरा आघात है। उसकी अपने जो गौरव है, जिस तरह से उसके रिश्ते वहां पर निर्धारित हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उसमें इनवाइट न किया जाना, और करना न करना अलग बात है, लेकिन अगर विदेश मंत्री उसके लिए वहां पर चक्कर लगा रहे हो, और जिन आतंकवादियों की बात होती है यहाँ पर भारत के लिए वो आतंकवादी हैं, उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, वो वहां पर उस शपथ ग्रहण में मौजूद होकर भारत के खिलाफ नारेबाजी भी कर लेता है। बिल्कुल समझिए, तो इसका ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारत का दबाव अमेरिका पर कितना कम हो गया। जबकि ट्रंप तो मोदी जी के दोस्त थे, मोदी जी ने यहाँ नमस्ते ट्रंप कराया था और वहां जाकर आपकी बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया था। तो अगर ये दोनों नारे लगने के बाद भारत को नुकसान होता है तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? सवाल है ना। तो सवाल तो पूछ जाएंगे कि आखिरी जिम्मेदारी होगी किसकी, तो इसके लिए दोषी कौन होगा? तो ये आप मतलब ट्रंप से मोदी जी बात करें, उनसे दोस्ती करें, उनके साथ घूमें, चौपाटी पर घूमें, साथ में भेलपूरी खाएं, सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राष्ट्र का नुकसान, भारत का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, और चर्चाएं इस बात पर जाहिर तौर पर जो जिस तरह से मीडिया में बातें आ रही हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि किस तरह से जो बातें भी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उन बातों के भीतर उनसे जो निकल कर जो निष्कर्ष आ रहा है, वो भी ये बता रहा है कि भारत के लिए वो बहुत सकारात्मक संदेश देता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर व्हाइट हाउस अपने बयान में जारी करके ये कहता है कि मुख्य रूप से 2 बातें हुई, यानी वो दोनों ही बातें ऐसी हैं जो अमेरिका के फायदे के लिए हो रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मसला है। अब इस पर विदेश मंत्रालय की क्या रिएक्शन आती है? वैसे तो विदेश मंत्रालय ने बता दिया है कि किन किन मुद्दों पर ये बात हुई है, लेकिन
व्हाइट हाउस के बयान के बाद उस पर जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसको लेकर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया है, ये भी एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा। निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठेंगे। 2 दिन बाद संसद का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। बजट सत्र में तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार पहले से ही घिरी है। शीत सत्र में ही तमाम मुद्दे ऐसे थे। इधर जेपीसी को लेकर जिस तरह से रिपोर्ट बना दी गई है, विपक्षी सदस्यों के आपत्तियों के बावजूद, उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद उनकी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और रिपोर्ट तैयार हो गई, तो निश्चित तौर पर उस पर संसद में जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं अगर सरकार उसको एक बार फिर लेकर आती है तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार घिरी हुई है और दिल्ली विधानसभा के चुनाव इस बीच हो रहे हैं। लेकिन न केवल दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नैरेटिव को राहुल गांधी ने बदला है, बल्कि देश की राजनीति के नैरेटिव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। उसका असर दिख रहा है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी उन मुद्दों की अब चर्चा कर रही हैं, चुनाव में भी और जहां चुनाव नहीं है वहां पर भी। तो आप